नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल एग्रीजीवन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पिग फार्म स्ट्रक्चर डिजाइन या सुअर पालन भवन निर्माण के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आज इस वीडियो में पिग फार्म का स्ट्रक्चर डिजाइन कैसा होना चाहिए, इसे बारीकी से समझेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पिग फार्म स्ट्रक्चर डिजाइन पर दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। सुअर पालन करने वाले किसानों के लिए सुअर पालन करने का निर्णय लेने के बाद सबसे पहला काम आता है सुअर के लिए आवास का निर्माण करना। इसलिए एक नए सुअर पालक किसान को सुअर फार्म बनाने की सही जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि इसे बनाने के बाद बदलना काफी मुश्किल और खर्चीला काम होता है। इसलिए किसी भी सुअर पालक किसान को अपनी सुविधा और क्षेत्र विशेष की आवश्यकता और चुनौतियों को देखते हुए सोच समझकर और सारी जानकारी प्राप्त करके ही सुअर का आवास निर्माण करना चाहिए। अच्छा और कुशल सुअर फार्म भवन फार्म के प्रबंधन को आसान बनाता है और किसान को कम से कम समय में बाजार के वजन के लिए सभी जीवित पैदा हुए सुअरों में से 85% या उससे अधिक को सफलतापूर्वक पालने में मदद करता है। एक सुअर पालक किसान होने के नाते आपको इतनी जानकारी जरूर होगी कि विकास के विभिन्न चरणों में सुअरों को अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। यदि मादा सुअर को अपने अधिकतम संभावित पिगलेट का उत्पादन और विकास करना है तो मादा सुअर को बहुत कम तापमान के खिलाफ विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके साथ बढ़ते और प्रजनन करने वाले सुअरों के बच्चों को उच्च तापमान से बचाना चाहिए। इसलिए इनके घरों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि सुअर अत्यधिक तापमान और अन्य खराब मौसम की स्थिति जैसे ठंडी हवाओं और लगातार बारिश से सुरक्षित रह सके। सुअर पालक किसानों को अपने क्षेत्र विशेष की पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखकर ही अपने सुअर फार्म का निर्माण करना चाहिए, और खास बात सुअर फार्म का निर्माण करते समय विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी होता है। वैसे तो सभी सुअर पालक किसानों को अपनी जरूरतों और क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के आधार पर अपने फार्म का निर्माण करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में दी गई जानकारी सभी क्षेत्र की परिस्थितियों पर लागू होती है। तो सबसे पहले हम सभी जानवरों की आवश्यकता के अनुसार उनका रूम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फिर 10 मादा और 2 नर सुअर के लिए फार्म का संपूर्ण स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम नर सुअर का रूम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फार्म में नर सुअर को उनके रूम में अलग रखा जाता है। 15 से 20 ब्रीडिंग मादा सुअर के लिए फार्म में एक नर सुअर रखा जाता है। हमारी संस्था एग्रीजीवन द्वारा 20 मादा सुअर वाले सुअर फार्म पर कम से कम 2 नर सुअर रखने की सलाह दी जाती है। युवा मादा सुअर और गिल्ट के लिए एक युवा नर सुअर, और दूसरी ब्यात वाली बड़ी और अधिक वजन वाली मादा सुअर के लिए एक बड़ा नर सुअर। इसलिए आपको 20 ब्रीडिंग मादा सुअर वाले फार्म पर 2 नर सुअर की आवश्यकता होगी। फार्म में नर सुअर के पास मादा सुअर को क्रॉसिंग कराया जाता है। यदि हम नर सुअर के लिए रूम के आकार की बात करें तो रूम 11 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा होना चाहिए। रूम की दीवार 3 से 4 फीट ऊंची हो ताकि सुअर आसानी से उसको पार ना कर सके। फर्श सीमेंट से बना हुआ या लाल बलुआ पत्थर से बना होना चाहिए। फर्श बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फर्श में फिसलन ना हो। फर्श का ढलान किनारों और पीछे की ओर होना चाहिए ताकि मल मूत्र और अपशिष्ट जल फार्म के पिछवाड़े एक उथली वेस्ट नाली में निकल सकें। दीवारें मजबूत और टिकाऊ रेलिंग पाइप की होनी चाहिए। फाटकों को गोल लोहे के पाइप से बनाया जा सकता है जो 20 mm व्यास का होना चाहिए। फाटक में पाइप लंबवत दूरी पर 75 mm से अधिक पर नहीं लगे होना चाहिए। गेट की ऊंचाई 3 फीट और चौड़ाई 3 फीट होनी चाहिए। एक छत के नीचे नर सुअर के लिए सोने का क्षेत्र रूम के आकार का लगभग 1/3 यानी 11 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा होना चाहिए। नर सुअर के बिस्तर के लिए पुआल, घास या चूरा का उपयोग किया जा सकता है। रूम में एक फीडर बॉक्स इस तरह रखा जाना चाहिए कि नर सुअर को फीड खाने में कोई परेशानी ना हो। प्रत्येक नर सुअर के लिए फीडर बॉक्स रखना जरूरी है। साफ पानी के लिए रूम में 2 वाटर निप्पल लगे होना चाहिए। 2 वाटर निप्पल की सिफारिश इसलिए की जाती है क्योंकि यदि किसी कारणवश एक वाटर निप्पल में कोई खराबी आ जाए तो सुअर को पीने के पानी की कोई समस्या ना हो और सुअर के पास 24 घंटे साफ पानी उपलब्ध रहे। नर सुअर के रूम में 4 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा एक कुंड होना चाहिए जिसमें सुअर गर्मी के दिनों में अपने मन को बहलाने के लिए और शरीर को ठंडा रखने के लिए उस कुंड के पानी में खेल सकें, और इसमें एक आउटलेट रखें ताकि पानी ज्यादा गंदा होने पर इसे ड्रेन किया जा सके और यह आउटलेट बाहर की साइड रखे। सुअर के रूम में खाने का फीडर बॉक्स सदैव गली वाली साइड रखना चाहिए ताकि आप बाहर से आसानी से सुअर को फीड डाल सके।
सुअर के रूम में पानी और मलमूत्र की निकासी पीछे की साइड रखनी चाहिए, ताकि पानी और मलमूत्र सीधे नाली की सहायता से बाहर निकल जाए, और वाटर निप्पल को पीछे नाली वाली साइड लगाएं, क्योंकि जहां स्थान पानी से गिला होता है सुअर वही मलमूत्र त्यागता है। वाटर निप्पल और फीडर को एक साथ एक जगह न लगाएं। नर सुअर का रूम बनाते समय ये सुनिश्चित करें कि नर सुअर का रूम अच्छी तरह हवादार होना चाहिए। नर सुअर के लिए यह महत्वपूर्ण है कि रूम का तापमान लंबे समय तक 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक न रहे। यदि तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो नर सुअर 6 सप्ताह तक बांझ हो सकता है। बहुत गर्म दिनों में नर सुअर पर पानी छिड़क कर उन्हें ठंडा रखा जा सकता है या रूम को ठंडा रखने के लिए फोगर का उपयोग किया जा सकता है। आपको रूम में फोगर जरूर लगाना चाहिए, ताकि गर्मी के दिनों में रूम को ठंडा किया जा सके और रूम का तापमान बहुत अधिक ना बढ़े। आपको सर्दियों के दिनों में रूम को गर्म रखने के लिए रूम में हीट लैंप जरूर लगाना चाहिए। तो इस तरह आप नर सुअर के लिए रूम बना सकते हो। वाटर निप्पल, हीट लैंप और फोगर के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब हम युवा मादा सुअर और खाली यानी जो दुग्ध छुड़ाने के बाद खाली मादा सुअर होती है, उनके लिए रूम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। युवा मादा सुअर और खाली यानी जो दुग्ध छुड़ाने के बाद खाली मादा सुअर होती है, उन्हें गिल्ट भी कहा जाता है। मादा सुअर को पहली बार सुअर के पास क्रॉसिंग के लिए लाया जाना चाहिए जब वे 6 से 7 महीने और 60 से 70 किलो शारीरिक वजन की हो जाए। सूखी मादा सुअर दूध छुड़ाने के 3 से 7 दिन बाद हिट पर आ जाती है। हिट पर आने के बाद मादा सुअर को नर सुअर के पास क्रॉसिंग के लिए ले जाना होता है। मादा सुअर नर सुअर से आकर्षित होकर जल्दी हिट पर आए, इसलिए गिल्ट और सूखी मादा सुअर को नर सुअर के बगल में या उसके पास वाले रूम में रखें, और जब तक मादा सुअर की क्रॉसिंग नहीं हो जाती तब तक मादा सुअर को रोजाना हिट पर आने के लिए जांचा जाना चाहिए। एक रूम में 5 गिल्ट या बोर से अधिक न रखें। यदि क्रॉसिंग नहीं करना हो तो गिल्ट और बोर यानी नर सुअर को एक ही रूम में नहीं रखना चाहिए। आप एक रूम में एक से अधिक मादा सुअर को रख सकते हैं। हमारी संस्था अग्रजीवन की सलाह है कि आप एक रूम में 5 मादा सुअर से ज्यादा ना रखें। प्रति मादा सुअर को लगभग 5 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है, इसलिए 5 मादा सुअर को रहने के लिए लगभग 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक रूम की आवश्यकता होती है। यदि आप खुला और बंद सड वाला रूम बना रहे हो तो 25 वर्ग मीटर क्षेत्र खुला और 25 वर्ग मीटर क्षेत्र बंद वाला होना चाहिए। गिल्ट या मादा का रूम का स्ट्रक्चर नर सुअर के रूम के समान ही है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी मादा सुअर को पर्याप्त फीड और पानी की उपलब्धता बनी रहे, इसलिए रूम में फीडर बॉक्स और वाटर निप्पल की पर्याप्त व्यवस्था रखें। रूम में कम से कम 5 से 7 वाटर निप्पल लगाएं। अब हम गर्भवती मादा सुअर के रूम, जिसे हम फैरोइंग रूम भी कहते हैं, का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पिग फार्म पर सबसे महत्वपूर्ण रूम फैरोइंग रूम होता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि मादा सुअर की डिलीवरी के बाद पहले 7 से 10 दिनों के दौरान रूम में मादा सुअर और उसके पिगलेट के लिए सही तापमान प्रदान किया जा सके, जबकि जहां तक संभव हो बच्चों को मादा सुअर द्वारा रौंदने से और नीचे दबकर मरने से रोका जाए। फार्म में एक फैरोइंग हाउस यानी बड़ा कमरा जिसमें एक से ज्यादा फैरोइंग रूम होते हैं बनाएं। सुअर पालक किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वह फार्म में एक ऐसा फैरोइंग हाउस बनाएं जिसमें 3 या 4 फैरोइंग रूम हो। एक 3 फैरोइंग रूम वाला हाउस 10 फीट लंबा और 30 से 35 फीट चौड़ा होना चाहिए, और एक 4 फैरोइंग रूम वाला हाउस 10 फीट लंबा और 40 से 45 फीट चौड़ा होना चाहिए। प्रत्येक फैरोइंग रूम में एक फैरोइंग कैरेज रखी जाती है। फैरोइंग कैरेज किस तरह बनाएं और उसका साइज क्या होना चाहिए, इसके बारे में अधिक जानकारी वाली वीडियो हम अलग से बनाकर अपलोड कर देंगे। यहाँ हम फैरोइंग कैरेज के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, जो इस प्रकार है। फैरोइंग रूम में रखा जाने वाला प्रत्येक फैरोइंग कैरेज 7 फीट लंबा, 3 फीट ऊंचा और मादा सुअर की आयु के अनुसार कम ज्यादा लगभग 2.5 से 3.5 फीट चौड़ा होना चाहिए। फैरोइंग कैरेज लगाते समय ये ध्यान रखें कि फैरोइंग कैरेज इतना ज्यादा चौड़ा ना हो कि मादा सुअर उसमें 360 डिग्री घूम सके। कैरेज में सामने की साइड 3 फीट चौड़ा फीडर बॉक्स लगाए, जिसमें मादा सुअर के लिए राशन डाला जाएगा, और पीने के पानी की पूर्ति के लिए फीडर के पास एक वाटर निप्पल लगाए, और कैरेज पीछे की ओर गोबर मार्ग रखे। एक फैरोइंग रूम में क्रीपर बच्चों के लिए एक छोटा क्रीपर रूम बनाएं जो 4 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा रखे, और उसके अंदर जाने के लिए 1 वर्ग फीट का रास्ता रखें। क्रीपर रूम में तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक हीट लैंप लगाएं, और क्रीपर रूम में बच्चों के जन्म के पहले 10 दिनों के दौरान पिगलेट के लिए आवश्यक तापमान 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित करें, और तापमान की जांच के लिए एक स्थायी थर्मामीटर क्रीपर रूम में लगा दें। गर्भवती मादा सुअर को फैरोइंग रूम में बच्चों को जन्म देने से 1 सप्ताह पहले ले आएं।
ताकि उसको नई जगह की आदत हो जाए और वह डिलीवरी के समय अवसाद में जाने से बच सके। जब तक बच्चे 28 या 35 दिन के नहीं हो जाते, मादा सुअर को इस फैरोइंग कैरेज में रखा जाए। फैरोइंग हाउस और रूम को हवादार और ठंडा करने के लिए दोनों तरफ खिड़कियां होनी चाहिए। जहां मादा सुअर की डिलीवरी कराई जाती है, वहां का तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। अब हम विनिंग सुअर का रूम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो सुअर के बच्चे दुग्ध से छुड़ाए जाते हैं, उन्हें विनिंग सुअर कहते हैं। जब सुअर के बच्चों को दुग्ध से छुड़ाया जाता है, तो ये केवल 35 से 40 दिन के होते हैं। सुअर के बच्चे 6 सप्ताह से जब तक वे 10 सप्ताह के नहीं हो जाते, उन्हें 17 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रूम में रखा जाना चाहिए और ड्राफ्ट और गीली स्थितियों को रोका जाना चाहिए। सुअर पालक किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वीनिंग सुअरों को रूम में उसी तरह रखें जैसे ग्रोअर और फिनिशर सुअरों को रखा जाता है। यदि हम विनिंग सुअर के लिए रूम के आकार की बात करें, तो विनिंग सुअर के लिए 15 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा विनिंग रूम बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक रूम में 10 से 12 सुअरों के झुंड को रखा जा सकता है। विनिंग सुअर के रूम में भोजन के लिए पर्याप्त फीडर व्यवस्था होनी चाहिए और जमीन से 12 इंच ऊपर ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री के कोण पर वाटर निप्पल लगे होना चाहिए और कम से कम 5 बच्चों के बीच एक वाटर निप्पल लगा होना चाहिए। अब हम फिनिशर सुअर और ग्रोवर सुअर के लिए रूम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फिनिशर सुअर और ग्रोवर सुअर के लिए रूम 18 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा आदर्श माना जाता है, जिसमें 20 से 25 फिनिशर सुअर और 25 से 30 ग्रोवर सुअर रह सकते हैं। इनके रूम में फीडर की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और फीडर की लंबाई ज्यादा रखें ताकि सभी जानवरों को फीड खाने में आसानी हो, और इनके रूम में हमें फीड को सभी फीडर में एक समान डालना चाहिए ताकि सभी जानवरों को एक समान फीड मिले। फिनिशर और ग्रोवर रूम में 10 वाटर निप्पल 12 इंच की हाइट पर और 10 वाटर निप्पल 24 इंच की हाइट पर लगाने चाहिए ताकि फिनिशर और ग्रोवर दोनों जानवरों को पर्याप्त पानी मिल सके। अभी तक हमने अलग अलग उम्र के सुअर के लिए रूम का स्ट्रक्चर देखा। अब हम 10 मादा और 2 नर सुअर के लिए संपूर्ण फार्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको फार्म आधा खुला और आधा बंद रखना चाहिए। बीच में खुला रखना है और दोनों साइड बंद रखना है। फार्म आधा खुला और बंद रहने पर ये दोनों मौसम, ज्यादा गर्मी के मौसम और ज्यादा सर्दी के मौसम में सुअर के लिए सुविधाजनक होगा। और फार्म खुला होने से फार्म हवादार रहेगा, जिससे फार्म में ज्यादा मीथेन और अमोनिया गैस भी बंद नहीं रहेगी, जो सुअर के लिए वातावरण में ऑक्सीजन की कमी करती है। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यह संपूर्ण फॉर्म का स्ट्रक्चर यहाँ अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग रूम बताए गए हैं। आपको जब फार्म बनाना है तो इन सभी रूम को आपस में चिपका कर बनाना है। फोटो में समझने के लिए सभी रूम के बीच में गैप दी गई है, लेकिन आपको फार्म का स्ट्रक्चर बनाते समय ये गैप नहीं रखना है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, सीधी साइड में 8 रूम बनाए गए हैं। ये सभी रूम 11 फीट चौड़े और 15 फीट लंबे रखना है। इन रूम की 15 फीट लंबाई को आपको 7 फीट बंद और 8 फीट खुली जगह देनी है। ये रूम अलग अलग जानवरों के लिए इस प्रकार है। 2 रूम आपको नर सुअर के लिए जो आप फार्म में क्रॉसिंग के लिए रखेंगे, उनके लिए रखना है। 2 रूम आपको खाली और सुखी मादा सुअर के लिए रखना है। 2 रूम आपको गर्भवती मादा सुअर के लिए रखना है। 2 रूम आपको विनीन किए गए सुअर के बच्चों के लिए रखना है। फोटो में फार्म की उल्टी साइड 5 रूम बनाए गए। इनका आकार 18 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा रखना है। इस रूम में 15 फीट लंबाई को 8 फीट खुला और 7 फीट बंद रखना है। अलग अलग जानवरों के लिए ये रूम कुछ इस प्रकार हैं। 2 रूम आपको ग्रोवर सुअर के लिए रखना है। 3 रूम आपको फिनिशर सुअर के लिए रखना है। फार्म के आखिरी हिस्से में आपको जो 3 फैरोइंग कैरेज दिख रही है, वह तीनों फैरोइंग रूम है, जिनमें फैरोइंग कैरेज रखी गई है। ये तीनों रूम वाला फैरोइंग हाउस पूरी तरह ढका होना चाहिए। इस फैरोइंग हाउस में प्रत्येक रूम का आकार 12 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा होना चाहिए। और फार्म के बीच में जो तीर का निशान दिख रहा है, वह बीच में गली है जो हमें 6 फीट चौड़ाई में रखना है। इन सभी जानवरों के रूम के बारे में हम संपूर्ण विस्तृत जानकारी इस वीडियो में बता चुके हैं और फैरोइंग कैरेज का क्या आकार रखना है, उसमें क्रीपर रूम कितना बड़ा बनाना है, उसमें क्या सुविधा होना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में बता चुके हैं। सुअर फार्म का स्ट्रक्चर बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सुअर फार्म के स्ट्रक्चर के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि आप सुअर पालन के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा सुअर पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है।
हमारी संस्था अग्रजीवन से सूअर पालन की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ जो सूअर पालक किसान दूसरे राज्यों से हैं और हमारी संस्था अग्रजीवन में सूअर पालन की ट्रेनिंग लेने के लिए समर्थ नहीं है, उनके लिए हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा भाग 1 सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स और भाग 2 सब्जी मंडी के फल और सब्जियों को सूअर फीड में शामिल करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूला वाली पुस्तक प्रकाशित की गई है। यदि आप सूअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक भी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सूअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट्स करके बताएं।